हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। एंड आज हम ट्रांसलेशन के टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। एंड कल हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन ओवरऑल प्रोसेस क्या है। देन हमने देखा था अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम क्या है, एमआरएनए क्या है, देन टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, फिर अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज और टीआरएनए का रिलेशन क्या है। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज इसी को ही थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। फिर हमें राइबोसोम पढ़ना है। राइबोसोम पढ़ने के बाद में वी विल एंटर इनटू इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो आई एम शैल, योर एजुकेटर ऑन CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी, एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA से mRNA तो ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट होता है, mRNA से जो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन के लिए जस्ट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। दे आर mRNA, tRNA, राइबोसोम्स एंड अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज। सो ये 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा, यही 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ट्रांसलेशन के। एक एक करके हमें इनको कंप्लीट करना है। रंजीत, गुड इवनिंग बेटा। और हमने mRNA कंप्लीट कर लिया है, tRNA कंप्लीट कर लिया है, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज ऑलमोस्ट हो गया है। आज उसके कुछ और फीचर्स देखने हैं, देन राइबोसोम देखना है। इसके बाद मेरा प्लान है कि हम इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स देखेंगे, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। वैसे ही इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये प्लान है मेरा आगे का। देन यहाँ पे हमने देखा कि टीआरएनए की इंपॉर्टेंस क्या है, एमआरएनए क्या है पहले तो, फिर उसके बाद देखा कि टीआरएनए की इंपॉर्टेंस क्या है। तो टीआरएनए ही द मॉलिक्यूल विच इज द फिजिकल इंटरफेस, या टीआरएनए ही कॉन्टैक्ट बिठाता है किसके बीच में, तो कोडॉन एंड अमीनो एसिड के बीच में। मतलब एमआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में अगर जो रिलेशन है वो टीआरएनए की वजह से ही होता है, ये हमने देखा था। देन मैसेंजर आरएनए की बात की थी, हमने देखा था कि मैसेंजर आरएनए क्या होता है। देन ORF क्या होता है, हमने देखा था ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम में हमने क्या देखा था कि ओपन रीडिंग फ्रेम इज द पोर्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। क्योंकि हमने ये देखा कि एमआरएनए का पूरा सीक्वेंस कभी प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है। एमआरएनए का एक स्पेशल सीक्वेंस, मतलब अगर ये एमआरएनए है तो एमआरएनए का लेट्स सपोज यहाँ पे होगा राइबोसोम बाइंडिंग साइट, या यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट होने के बाद फिर एक स्टार्ट सीक्वेंस होगा, फिर स्टॉप सीक्वेंस होगा। तो एमआरएनए में जो भी है एज सच वो पूरा के पूरा प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है। एमआरएनए का जो पोर्शन कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, दैट इज कॉल्ड एज ओपन रीडिंग फ्रेम, एंड इट इज स्पेसिफाइड बाय स्टार्ट कोडन एंड स्टॉप कोडन। तो स्टार्ट कोडन स्टॉप कोडन होता है, स्टार्ट कोडन होता है 5 प्राइम एंड में, स्टॉप कोडन 3 प्राइम एंड में। हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि यूकैरियोट्स के केस में स्टार्ट कोडन कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में कौन कौन से हैं। अगर कोई बोल सकता है चैट बॉक्स में तो मुझे बताइए, नहीं तो तब तक मैं आंसर कर देती हूँ। प्रोकैरियोट्स के केस में 3 तरह के स्टार्ट कोडॉन्स हो सकते हैं। क्या क्या? AUG, GUG, UUG। देखिए यहाँ पे AUG, GUG एंड UUG, ये 3 तरह के स्टार्ट कोडॉन्स हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के केस में सिर्फ AUG होता है। स्टॉप कोडॉन्स आपको पता है क्या क्या है, UAG, UGA एंड UAA, ये 3 तरह के स्टॉप कोडॉन्स हैं। अच्छा, स्टॉप कोडॉन्स को का दूसरा नाम भी है, जैसे कि ओपाल, एम्बर एंड ओकरे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का होमवर्क है कि इन तीनों में से कौन सा नाम किसका है एंड कैसे याद करना है, कैसे ये याद रखना है कि इनका ऑल्टरनेट नेम भी है, ओपाल, एम्बर एंड ओकरे। ये आपको नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अगर स्टार्ट कोडॉन सही जगह पे होगा तो रीडिंग फ्रेम मेंटेन रहेगा, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है AUG, तो नेक्स्ट जो रीडिंग फ्रेम में कोडॉन आता है दैट इज AAA। लेकिन अगर यही स्टार्ट कोडॉन AUG की जगह पे GAA बाई चांस हो जाता है तो नेक्स्ट कोडॉन जो रीडिंग फ्रेम में आता है दैट इज AGC। यहाँ पे आ रहा है AAA, यहाँ पे आ रहा है AGC। यहाँ पे देखिए GCA है अगर नेक्स्ट कोडॉन, तो यहाँ पे आ रहा है AAU। फिर यहाँ देखिए AUU नेक्स्ट कोडॉन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ गया UUU। तो इस तरीके से अगर स्टार्ट कोडॉन ठीक जगह पे ना हो तो रीडिंग फ्रेम ही बदल जाता है। देन हमने देखा था कि
स्टॉप कोडॉन आने के बाद में स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता है, तो जहाँ पे भी स्टॉप कोडॉन आता है वहाँ पे ट्रांसलेशन अपने आप ही टर्मिनेट कर जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये स्टॉप कोडॉन है लेकिन यहाँ कोई अमीनो एसिड नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ स्टॉप कोडॉन है लेकिन कोई अमीनो एसिड नहीं है। देन हमने ये देखा था कि प्रोकैरियोट्स के केस में मल्टीपल ORF होते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वी हैव मल्टीपल ORF, बहुत सारे ORF होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, मैं एनलार्ज करके दिखाती हूँ। ये एक mRNA का स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट्स के केस में देखिए स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये पहले का है। देन राइबोसोम बाइंडिंग साइट, स्टार्ट कोडॉन, ये जो ट्रांसलेट जो हो रहा है रीजन वो, देन स्टॉप कोडॉन, देन फिर राइबोसोम बाइंडिंग साइट, फिर स्टार्ट कोडॉन, फिर कोडिंग रीजन, फिर स्टॉप कोडॉन। सो देखिए प्रोकैरियोट्स के केस में यहाँ पे कितने सारे ORF हैं। अगर हम ORF की काउंटिंग करेंगे तो 1, 2 एंड 3, 3 ORF हैं। ये तीनों ORF से जो एंजाइम्स बनेंगे या जो प्रोटीन्स बनेंगे दे विल हैव अ रिलेटेड फंक्शन। इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में देखिए एक ही स्टार्ट कोडॉन है, एक ही स्टॉप कोडॉन है, एक ही ट्रांसलेबल रीजन है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ORF है, एक ही टाइप का प्रोटीन, एक ही प्रोटीन बनेगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। उसके बाद में हमने देखा था प्रोकैरियोट्स के केस में राइबोसोम बाइंडिंग साइट नाम का एक रीजन होता है जस्ट एट द 5' एंड। मतलब 5' एंड होगा, ये अगर mRNA है तो ये 5' एंड होगा, फिर थोड़ा सा गैप होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, फिर एक रीजन होगा स्पेशल रीजन जिसको बोला जाएगा राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जिसका दूसरा नाम है शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस। ये मैंने ऑलरेडी उस दिन डिटेल में बताया था। शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने ये रीजन को इंट्रोड्यूस कराया था। सो राइबोसोम बाइंडिंग साइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है उसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, फिर उसका सीक्वेंस ऑलमोस्ट सब में इस तरह से ही होता है, GGA-GG। देखिए उससे पहले मैंने आपको बताया कि 5' एंड होगा और उसके बाद एक थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, फिर राइबोसोम बाइंडिंग साइट आएगा। सो यहाँ देखिए ये 5' एंड है, फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, NNN कुछ भी हो सकते हैं। देन राइबोसोम बाइंडिंग साइट GGA-GG, देन फिर NNN, मतलब फिर 3 से 9 बेसिस का गैप है, फिर स्टार्ट कोडॉन है और फिर NNN, मतलब स्टार्ट कोडॉन के बाद के सारे न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे ऐसे शो किया जा रहा है। ठीक है, सो राइबोसोम बाइंडिंग साइट का है GGA-GG, ये सीक्वेंस है। एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री विथ द 16S राइबोसोमल RNA which is a part of राइबोसोम। आपको पता है कि राइबोसोम्स क्या है, तो राइबोसोम्स आर द कॉम्प्लेक्सेस मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन। ये जब डिटेल में मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, फिर से बताऊंगी थोड़ा सा तो उसमें और क्लियर होगा। सो जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स है, उन राइबोसोम्स में जो राइबोसोमल RNA होते हैं, राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं, आपको पता होगा, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। सो जो स्मॉल सब यूनिट होता है राइबोसोम का, स्मॉल सब यूनिट जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ 16S राइबोसोमल RNA। और ये 16 क्यों, S क्यों, ये सारी चीज़ें हम राइबोसोम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। सो 16S राइबोसोमल RNA के साथ में उसका एक रीजन से ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देखिए 16S राइबोसोमल RNA है, उसका CC है, उससे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तभी ना वो आके यहाँ पे बाइंड करेगा स्मॉल सब यूनिट, फिर लार्ज सब यूनिट आके बाइंड करेगा। एंड बाइंडिंग के बाद ही tRNA एक एक करके आएंगे, अपना अमीनो एसिड लेके आएंगे। जैसा एंटीकोडॉन, जैसा यहाँ पे कोडॉन होगा उस टाइप का अमीनो एसिड आएगा, ये डिटेल में हम देखेंगे। तो इस तरीके से राइबोसोम बाइंडिंग साइट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है प्रोकैरियोट के केस में। देखिए राइबोसोम बाइंडिंग साइट की वजह से यहाँ पे राइबोसोम जो है वो रिक्रूट होगा। ठीक है, अब उसके बाद है स्टार्ट कोडॉन। लेट्स सपोज AUG है स्टार्ट कोडॉन प्रोकैरियोट के केस में, तो tRNA जो आएगा, tRNA का हमने देखा था कल स्ट्रक्चर, एंटीकोडॉन लूप जो है दैट कंटेन्स अ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री विद द कोडॉन ऑन द mRNA। तो यहाँ पे अगर AUG है तो एंटीकोडॉन क्या होगा, UAC है ना, एंड यहाँ पे जो अमीनो एसिड होगा दैट विल बी मिथ्योनिन। सो इस तरह से एक tRNA आएगा और AUG अगर है एज अ कोडॉन तो वो मिथ्योनिन अमीनो एसिड लेके आएगा और वो छोड़ देगा वहाँ पे उस साइट में। फिर राइबोसोम की वजह से वो अमीनो एसिड वहाँ रहेगा, राइबोसोम ही वो साइट है जहाँ पे tRNA आएगा एंड इंटरैक्ट करेगा AUG के साथ में। तो अब ये हमारा राइबोसोम है लेट्स सपोज, एंड ये mRNA है, तो ये mRNA उसके बाद आगे शिफ्ट करेगा, राइबोसोम वहीं के वहीं रहेगा, mRNA शिफ्ट करता जाएगा 3 न्यूक्लियोटाइड्स या 1 कोडॉन,
हर बार जब वो शिफ्ट करेगा उसके 3 न्यूक्लियोटाइड या 1 कोडॉन उसके राइबोसोम के एक्टिव साइट में आ जाएंगे। सो AUG के लिए मिथियोनिन आ गया, लेट्स सपोज नेक्स्ट है UUU, इसके ऊपर राइबोसोम आ जाएगा एंड राइबोसोम यहाँ आने की वजह से tRNA आएगा और यहाँ पे UUU है तो वैसा ही एंटीकोडॉन tRNA में होगा एंड tRNA लेके आएगा फिनाइलएलानाइन। इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा, हमने ये डिस्कस कर लिया था। देन हमने देखा था राइबोसोम बाइंडिंग साइट के बाद हमने देखा था कि कोजैक सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में अगर शाइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट, तो इसी तरीके का ये तो नहीं लेकिन ऐसे ही एक स्पेशल चीज़ है, स्पेशल सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस यूकैरियोट्स के केस में। सो यूकैरियोट्स के केस में जो कोजैक सीक्वेंस है दैट इज दिस वन एंड कोजैक सीक्वेंस इज अराउंड द स्टार्ट कोडॉन। सो स्टार्ट कोडॉन प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है AUG, इसी के आसपास में एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं AUG के इस तरफ 3 प्यूरिन एंड इस तरफ 1 G। सो यहाँ देख सकते हैं तो AUG मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्यूरिन्स, तो प्यूरिन 3 प्यूरिन एंड यहाँ पे 1 G। सो ये जो स्पेशल सीक्वेंस है दिस इज अराउंड स्टार्ट कोडॉन इन सम mRNA मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे इस स्लाइड में यूकैरियोट्स के केस में कैपिंग की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि कैप होगा तो ही राइबोसोम जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा उस mRNA को और वहाँ पे 5 प्राइम एंड में बाइंड करेगा। देन वो स्कैनिंग करके जाएगा, स्कैन करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड में, पहला जो स्टार्ट कोडॉन है वहाँ से राइबोसोम अपना काम स्टार्ट करेगा। सो इस तरीके से यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट का ट्रांसलेशन के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। Now let me tell you something about Unacademy. So Unacademy is the largest platform where you can prepare yourselves for CSI NET Life Science Entrance Exam. And my code is Shell K10. ये कोड यूज़ करने से आपको Unacademy की ऐप पे जो भी फ्री प्रोडक्ट्स है वो अनलॉक करने में हेल्प होगा। सो Unacademy की जो ऐप है दैट इज़ कॉल्ड एज द लर्नर्स ऐप एंड दिस ऐप कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर। एंड अगर ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं तो मेरा कोड Shell K10 यूज़ करेंगे तो ऐप में बहुत सारी फ्री प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि यूट्यूब में क्लासेस हैं फ्री होती हैं उसी तरीके से ऐप पे भी फ्री क्लासेस हैं। वो फ्री क्लासेस को कहा जाता है स्पेशल क्लासेस। दीज आर लाइव, ये लाइव ली जाती हैं ऐप पे। उसके अलावा ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रेजेंट है एंड स्पेशल क्लासेस में दूसरे टॉपिक्स पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पे 7 PM पे क्लास ले रही हूँ, अभी ट्रांसलेशन चल रहा है, आने वाले टाइम में DNA रिपेयर रिकॉम्बिनेशन, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे होंगे। तो ऐप पे भी कोई नया चैप्टर चल रहा है तो पैरेलल में मैं बहुत सारी चीज़ें दोनों जगहों पे दोनों प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकती हूँ। ऐप पे मैं पढ़ा रही हूँ प्रोटीन, एनिमल बिहेवियर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वहाँ पे स्पेशल टॉपिक्स कभी कभी आ जाते हैं। जिस तरह से अभी वेडनेसडे को फेस्टिवल होगा तो वहाँ पे फिर से मैं 4 क्लास लूँगी और स्पेशल टॉपिक्स लेके आऊँगी। सो आप Shell K10 यूज़ करेंगे तो मेरी क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे। फिर वहाँ पे बहुत सारे फ्री क्विज़ और टेस्ट होते हैं तो फ्री क्विज़ एंड टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो। अगर आपको यूट्यूब की क्लासेस और ऐप की क्लासेस मेरी और बाकी एजुकेटर्स जो लाइफ साइंस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं पसंद आ रही है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने से आपको बेटर गाइडेंस मिलेगी, आपको पर्सनल लेवल पे डाउट सॉल्व करके दिए जा सकते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सब्सक्रिप्शन 2 तरह की है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सो सिमिलैरिटीज़ ये है, दोनों में क्लासेस एक ही तरह की होती हैं, दोनों में लाइव क्लासेस होती हैं वेर यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड दोनों में टेस्ट सीरीज़ होते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं लाइव क्लासेस के, प्लस क्लासेस के। आइकॉनिक में क्या होता है, आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाता है जो आपका पर्सनल लेवल पे ग्रोथ दिखेगा, आपको पर्सनल लेवल पे डाउट सॉल्व कर सकते हैं आप उनके साथ में, इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, बाई वीकली रिव्यूज़ होगा। ये सारे बेनिफिट्स होंगे आइकॉनिक लेने से, लेकिन प्लस लेने से आपको सिर्फ इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे देखिए प्लस के बेनिफिट्स हैं, यहाँ आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं। तो आइकॉनिक के बेनिफिट्स ये दोनों हैं, प्लस के सिर्फ ये हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद में आप अपना गोल टाइप करेंगे CSI UGC NET, मेरा कोड ना भूलिए Shell K10। उसके बाद में आप सब्सक्रिप्शन का टाइप आपको पूछा जाएगा, प्लस या आइकॉनिक दोनों में से एक सब्सक्रिप्शन का टाइप आपको सिलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में आपके पास ड्यूरेशन और चार्जेस का लिस्ट आ जाएगा। ड्यूरेशन और चार्जेस का लिस्ट सिलेक्ट कर लिया आपने, लेट्स सपोज 6 मंथ्स का ड्यूरेशन का चार्ज है 1933 पर मंथ
आपने इसको सिलेक्ट किया, कंटिन्यू, एंड आपको फिर अपना कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन पूछा जाएगा। आप अपनी प्रोफाइल को फिलअप करने के बाद में पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे शेल K10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। EMI में पेमेंट भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 मंथ का यहाँ पे प्लस के चार्जेस हैं। 1 मंथ का है 2900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6250 टोटल 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का है 11600 टोटल 1933 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 14500 टोटल 1208 पर मंथ, एंड 24 मंथ्स का है 20000 टोटल 833 रुपीज़ पर मंथ। मेरा कोड यूज़ करने से 10% ऑफ मिलेगा। एंड आप 6 मंथ्स एंड अबव का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप EMI में पेमेंट कर सकते हैं। EMI में पेमेंट करने से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं लगेंगे। देन ये आइकॉनिक के चार्जेस हैं यहाँ पे। 6 मंथ्स का है 18000 टोटल 3000 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 26000 टोटल 2167 पर मंथ, एंड 24 मंथ्स का है 45000 टोटल 1875 पर मंथ। यहाँ भी आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे शेल K10, एंड शेल K10 यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिलने के अलावा EMI में पेमेंट कर सकते हैं। एंड मैं भी आपके लिए क्लासेस लेके आ पाऊँगी प्लस या आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे। आपको किसी भी एजुकेटर की कोई भी बात इनएप्रोप्रिएट लगती है या कोई भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लगता है, आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं अनअकैडमी को। फॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आप पहले होंगे उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने वाले तो आपको प्राइज़ भी मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। सो tRNAs आर एडाप्टर्स बिटवीन कोडॉन्स एंड अमीनो एसिड्स। इसका मीनिंग मैंने कल आपको समझाया था कि tRNA जो है वही इंटरैक्ट करता है अमीनो एसिड के साथ में और कोडॉन के साथ में। देन tRNA की स्पेशलिटी क्या है? तो tRNA जो है इट शोज इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग। इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसके इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब अगर किसी भी RNA मॉलिक्यूल में कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होगा, 2 रीजन्स में अगर है तो वो पेयर हो जाएंगे एक दूसरे से, एंड पेयरिंग की वजह से वो रीजन, पेयरिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो tRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दैट इज ड्यू टू इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग एज वेल एज वहाँ पे मॉडिफाइड बेसिस बहुत सारे हैं tRNA। दीज मॉडिफाइड बेसिस आर ड्यू टू एंजाइम्स। द मॉडिफाइड बेसिस, द एग्जाम्पल्स आर स्यूडोयूरिडीन एंड डाईहाइड्रोयूरिडीन। स्यूडोयूरिडीन का सिंबल है साई यू या सिंपल साई, एंड डाईहाइड्रोयूरिडीन को D से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मॉडिफाइड बेसिस एंजाइम्स की वजह से होते हैं जिनकी वजह से जो tRNA है उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग है। ये वैसे तो स्ट्रेट होता, स्ट्रेट चेन होता, लेकिन ये पेयरिंग की वजह से यहाँ पे बहुत सारे स्टेम और लूप्स मिल रहे हैं। ये एक लूप है, ये लूप, ये लूप, ये लूप। स्टेम देखिए, ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है, यहाँ पे भी स्टेम है, यहाँ पे भी स्टेम है। सो ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू अ क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ जो होता है एक टाइप का लीफ है, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है, मतलब 3 पत्ते होते हैं उसमें भी, इस तरह से 3 पत्ते होते हैं। ठीक है, वैसा ही टाइप का tRNA का स्ट्रक्चर है। सो इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। एंड देखिए यहाँ पे इसको D लूप कहा जाता है, इसको बोला जाता है T-साइसी लूप, इसको बोला जाता है एंटीकोडन लूप, इसको बोला जाता है एक्सेप्टर आर्म। ये D लूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाईहाइड्रोयूरिडीन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं इस लूप में। इसको साई-यू लूप या T-साइसी लूप कहा जाता है। साई-यू लूप इसलिए कहा जाता है या T-साइसी लूप इसलिए कहा जाता है, T-साइसी मतलब थाइमिन, स्यूडोयूरिडीन एंड साइटोसिन। ये 3 बेसेस यहाँ पे लूप में देखे जाते हैं, स्यूडोयूरिडीन और साइटोसिन। ठीक है, स्यूडोयूरिडीन एंड डाईहाइड्रोयूरिडीन, दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूरिडीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कल मैंने पढ़ा दिया है, बस रिवाइज करा रही हूँ। सो ये देखिए, ये यूरिडीन है, ये देखिए स्यूडोयूरिडीन है, ये डाईहाइड्रोयूरिडीन है। तो यूरिडीन जो है वो एंजाइमेटिकली मॉडिफाई होने की वजह से स्यूडोयूरिडीन या डाईहाइड्रोयूरिडीन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो डी लूप का मतलब है वहाँ पे डाईहाइड्रोयूरिडीन देखा जा सकता है। T-साइसी लूप या साई-यू लूप का मतलब है, T-साइसी लूप का मतलब है थाइमिन, स्यूडोयूरिडीन एंड साइटोसिन है। साई-यू का मतलब है कि स्यूडोयूरिडीन। सिंपल T-साइसी भी बोल सकते हैं, स्यूडोयूरिडीन भी कह सकते हैं। साई-यू का मतलब है ये वाला स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। T-साइसी का मतलब है कि इसके आसपास थाइमिन और साइटोसिन और बीच में स्यूडोयूरिडीन। तो इस तरह के मॉडिफाइड फॉर्म्स आपको मिलेंगे इस लूप में। आई होप समझ में आ रहा है। इस लूप में आपको ये कल मैंने अच्छे से पढ़ाया था। इस लूप में आपको
स्यूडोयूरिडिन या थाइमिन, फिर स्यूडोयूरिडिन एंड साइटोसिन, इस तरह का दिखेगा। एंड आपको पता है कि टीआरएनए में या आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन है मतलब क्या है, ये अनयूजुअल बेस है ना, तो ये अनयूजुअल बेसिस और इन सारी चीज़ों की वजह से टीआरएनए का स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी था, जो हमने जान लिया। उसके बाद में हमने देखा टीआरएनए हो गया, फिर हमने स्टार्ट किया था अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। सो अभी तक 4 कंपोनेंट्स में से 2 कंप्लीट हो गए हैं, एमआरएनए एंड टीआरएनए। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस इज द 3rd कंपोनेंट एंड 4th वन इज राइबोसोम। तो अभी अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस के प्रॉपर्टीज, उसका फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस करता क्या है, तो ये दिस चार्जेस अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, ठीक है, दिस चार्जेस टीआरएनए मॉलिक्यूल्स विथ अमीनो एसिड। मतलब जब टीआरएनए में अमीनो एसिड बाइंड करता है, ये होता है बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम, एंड उस टीआरएनए को कहा जाता है चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। जिस टीआरएनए में अमीनो एसिड ना हो उसे कहा जाता है अनचार्ज्ड टीआरएनए। सो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस इज द एंजाइम विच हेल्प्स इन चार्जिंग टीआरएनए, दैट इज इट बाइंड्स द स्पेसिफिक टीआरएनए विथ इट्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड। मतलब क्या है, 20 अमीनो एसिड्स हैं। सो 20 अमीनो एसिड्स, हर अमीनो एसिड एक अलग टाइप के टीआरएनए से बाइंड करता है। मतलब अगर 20 अमीनो एसिड्स हैं तो वो 20 अमीनो एसिड्स अलग अलग टीआरएनए से बाइंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई 2 अमीनो एसिड किसी एक टीआरएनए से बाइंड कर जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जैसे कि 20 अमीनो एसिड्स में एग्जाम्पल ले लेंगे, फिनाइल एलानाइन, मिथियोनिन, सिस्टीन। अगर ये 3 एग्जाम्पल लिए, ये तीनों 3 टीआरएनए से अलग अलग से बाइंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिनाइल एलानाइन और मिथियोनिन किसी एक टीआरएनए से बाइंड कर जाएगा, नॉट पॉसिबल। और हर टीआरएनए को उसके अमीनो एसिड से बाइंड कराने के लिए एक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम यूज होता है। सो वी कैन से दैट ऑलमोस्ट एक सेल में 20 अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेसेस होते हैं। 20 अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस होते हैं क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स हैं और ये 20 अमीनो एसिड्स अपने अपने टीआरएनए से बाइंड करते हैं। एंड जो टीआरएनए से अमीनो एसिड बाइंड करते हैं उन्हें कहा जाता है कॉग्नेट टीआरएनए। आप ये वर्ड देखे होंगे, कॉग्नेट टीआरएनए। कॉग्नेट टीआरएनए मतलब जो अमीनो एसिड जिस टीआरएनए के लिए है उसके साथ जब बाइंड कर जाएगा, उसका पार्टनर आप बोल सकते हैं, उसे कहा जाता है कॉग्नेट। कॉग्नेट मतलब करेक्ट। कॉग्नेट टीआरएनए उसका टीआरएनए के साथ में बाइंड कराने के लिए अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। तो हर अमीनो एसिड के लिए अलग टीआरएनए है, अलग अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस है, ठीक है। सो चार्जिंग जो है, मतलब चार्जिंग मतलब क्या है, टीआरएनए को अमीनो एसिड से जोड़ना। तो चार्जिंग रिक्वायर्स एन असाइल लिंकेज between the carboxyl group of the amino acid and the 2 prime or 3 prime hydroxyl group of the adenosine nucleotide that protrudes from the acceptor stem at the 3 prime end of the tRNA। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोसेस है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बस अभी थोड़ा सा बता के आगे बढ़ जाऊंगी। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है उसके पर्टिकुलर टीआरएनए से बाय द हेल्प ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। इतने सारे मैसेज मुझे पता नहीं था एक्चुअली। मोहम्मद गुफरान बेटा गुड इवनिंग। टीजे थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप वेट कर रहे थे या देख रहे हैं उसके लिए। मैंने मैसेजेस नहीं देखे थे, अभी हुआ रिफ्रेश। सो देखिए, ये वाला प्रोसेस तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी एक बार बोल देती हूँ। देखिए, ये एक लेट्स सपोज ये एक अमीनो एसिड है। सबसे पहले अमीनो एसिड को टीआरएनए से अटैच करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ है, सेकेंड स्टेप यहाँ है। पहला स्टेप में अमीनो एसिड को एटीपी से अटैच कराया जाता है। सो अमीनो एसिड एटीपी से जब कॉम्प्लेक्स होता है तो एटीपी एएमपी में पहले कन्वर्ट होता है। सो एएमपी में कन्वर्ट होने के लिए ये दोनों फॉस्फेट का हटना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हट चुके हैं, और सिर्फ एक शुगर, एक एडिनोसाइन और एक फॉस्फेट, सिर्फ एएमपी रह गया है, मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट रह गया है। ये एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट अमीनो एसिड के साथ में कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये O तक अमीनो एसिड है और उसके बाद में ये फॉस्फेट है, शुगर, एडिनोसाइन। सो दिस इज आवर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दिस वन, एंड दिस वन इज अमीनो एसिड। सो दिस अमीनो एसिड नाउ विल बी कॉल्ड एज एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड। मतलब एडिनाइल ग्रुप को ऐड कर दिया गया है अमीनो एसिड से। एडिनाइल मतलब कल ही मैंने बताया, एडेनाइन मतलब क्या होता है, सिंगल ए,
एडिनोसाइन मतलब क्या होता है? शुगर प्लस ए। एडिनाइल मतलब क्या होता है? शुगर प्लस एडिनोसाइन, एडेनाइन प्लस फॉस्फेट। सो यहाँ पे तो वही है ना, एक फॉस्फेट है, शुगर है, एडेनाइन है। सो एडिनाइल ग्रुप ऐड हो गया है अमीनो एसिड से, दैट अमीनो एसिड विल बी कॉल्ड एज एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड। और ये पायरोफॉस्फेट जो है ये टूट के हट चुका है। ये पायरोफॉस्फेट भी टूटेगा बाय द हेल्प ऑफ वन एंजाइम कॉल्ड एज पायरोफॉस्फेटेज। This enzyme breaks down pyrophosphate, and because of this energy is released, extra energy helps to drive this process more मतलब properly. Now this adenylated amino acid, अब ये अमीनो एसिड जो है ये एनर्जाइज हो गया है, ये चार्ज हो गया है। अब ये अमीनो एसिड को टीआरएनए से अटैच किया जाएगा। टीआरएनए के कौन से हिस्से से अटैच किया जाएगा? तो टीआरएनए इस तरीके से होता है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड में एक स्पेशल सीक्वेंस है CCA का। सो ये A के साथ अटैच्ड होगा, A के 3 प्राइम OH के साथ अटैच्ड होगा, क्योंकि जो A है ये A है, इसका ऊपर में क्या होगा? C, उसके ऊपर में क्या होगा? CCA है ना। सो मैंने सबसे पहले A बनाया है। 3 प्राइम का मतलब क्या होता है कि A का 3 प्राइम OH फ्री है, 5 प्राइम वाला तो C के साथ चला गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, फिर वो C नेक्स्ट C के साथ चला गया। इस तरीके से ये बॉन्डिंग हो के नीचे की तरफ चल रहा है। तो ये A जो है ऊपर, उसका फ्री कौन सा एंड है? 3 प्राइम OH फ्री है ना, तभी ना उसको 3 प्राइम एंड नाम दिया गया है। 5 प्राइम एंड नाम किसको दिया जाता है? जब जो न्यूक्लियोटाइड सबसे ऊपर है उसका 5th पोजिशन में फॉस्फेट लगा होता है, उसको, उस DNA के एंड को या RNA के एंड को 5 प्राइम कहते हैं। 3 प्राइम किसको कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो शुगर होता है या न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 3 प्राइम OH फ्री होता है। तो यहाँ पे जो A है उसका 3 प्राइम OH फ्री है, वो अटैक करेगा एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप पे। तो देखिए ये अटैक किया कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एंड इसकी वजह से यहाँ पे ये वाला पोर्शन हट जाएगा एंड ये अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच हो जाएगा। इसको कहा जाएगा चार्ज टीआरएनए, एंड एएमपी इस मॉलिक्यूल से हट जाएगा। देखिए, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये एएमपी हट गया एंड ये टीआरएनए इसके साथ अटैच हो गया, एंड ये वाले बॉन्ड को कहा जाता है असाइल लिंकेज, एंड ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड है। ये बॉन्ड टूटता है जब अमीनो एसिड को टीआरएनए लेके आता है, एंड टीआरएनए उस अमीनो एसिड को वहीं रिएक्शन में छोड़ के जाता है। तो ये बॉन्ड टूटता है उस टाइम में, और इस एनर्जी को यूज़ करके ये अमीनो एसिड को पहले से जो चेन प्रेजेंट है उसके साथ जोड़ा जाता है, एंड उसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे कि पहले से तो कुछ अमीनो एसिड्स लगे होंगे, ये टीआरएनए लेके आया एक अमीनो एसिड को, आया और अपने से बॉन्ड को तोड़ के चला गया, इस अमीनो एसिड को छोड़ दिया। पहले से अमीनो एसिड का एक चेन होगा जो बन रहा है, एक एक करके प्रोसेस बन रहा है ना। तो ये नया अमीनो एसिड को इसके साथ जोड़ने के लिए जो पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए वो बन जाता है जब ये वाला बॉन्ड टूटता है। ये टूटता है, जो एनर्जी निकलता है उससे ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड बच जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ये वाली चीज़, मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो अब अभी का आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अभी आपको बताई वो ये है कि एक टीआरएनए स्पेसिफिक होता है एक अमीनो एसिड के लिए, एंड इसके लिए एक अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज भी स्पेसिफिक होता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको ये जेनेटिक कोड है हम लोग का। जैसे कि सेरीन जो है, UCU की वजह से भी सेरीन आएगा, UCC की वजह से भी सेरीन आएगा, UCA की वजह से भी, UCG की वजह से भी। मतलब अगर एक mRNA का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी, AUG, UCU, CCU, UCC, ACU, UCA, इसके लिए क्या आएगा? मिथियोनिन, है ना। UCU देखिए यहाँ पे, UCU के लिए क्या आएगा? सेरीन। फिर क्या है? CCU, यहाँ देख सकते हैं क्या आएगा? प्रोलिन। उसके बाद क्या है? UCC, फिर से आएगा सेरीन। फिर है ACU, थ्रियोनिन। उसके बाद क्या है? UCA, फिर से आएगा सेरीन। तो जहाँ पे भी
इनमें से कोई भी एक कोडॉन दिखेगा टीआरएनए को, तो टीआरएनए क्या लेके आएगा, सेरीन ही लेके आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट हमने बनाया, एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है और इस टीआरएनए को इस अमीनो एसिड के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस। सो वन टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर वन अमीनो एसिड एंड दे हैव अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस। लेकिन हर अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से स्पेसिफाई होता है। मतलब क्या है, एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा टीआरएनए के साथ आ सकता है। मेरा स्टेटमेंट आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो हर अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए है। कितने अमीनो एसिड्स हैं, 20, मतलब 20 टीआरएनए तो पक्की बात है ना। 20 अमीनो एसिड्स के लिए 20 टीआरएनए पक्की बात है, डन। मतलब 20 अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस भी पक्की बात है, ठीक है। लेकिन ये जो 20 अमीनो एसिड्स है ये एक से ज़्यादा कोडॉन के साथ में स्पेसिफाई होते हैं। तो कोडॉन्स कितने हैं, देखिए यहाँ पे पर बॉक्स में कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 64 कोडॉन्स हैं। 1 2 3 4, एक में 4 है। यहाँ पे कितने कोडॉन्स हैं, 64 इंडिविजुअल कोडॉन्स हैं। लेकिन अमीनो एसिड्स कितने हैं, 20। मतलब क्या है, हर अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन है। मतलब ये सेरीन, इसके लिए जो सेरीन आएगा वो टीआरएनए एक टाइप का होगा। यहाँ जो सेरीन आया उसके लिए भी एक टीआरएनए आएगा, यहाँ जो सेरीन है उसके लिए भी एक टीआरएनए आएगा। इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 3 तरह के कोडॉन्स मैंने लिखे हैं, UCU, UCC एंड UCA। 3 तरह का कोडॉन लिखा है मैंने, ठीक है। 3 पोजीशंस में सेरीन आएगा। 3 पोजीशंस में सेरीन आएगा मतलब 3 अलग अलग जगहों पे 3 तरह के टीआरएनए आएंगे। लेकिन वो तीनों टीआरएनए लाएंगे क्या, सेरीन ही लाएंगे। मतलब हर अमीनो एसिड के लिए अलग टीआरएनए है, लेकिन हर एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा टीआरएनए काम करता है, क्योंकि हर अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन है। मतलब देखिए, ये सेरीन और ये सेरीन और ये सेरीन, ये तीनों सेरीन के लिए सबसे पहली बात तो मिथियोनिन, सेरीन, थ्रियोनिन एंड प्रोलिन, इन सब के लिए अलग अलग टीआरएनए है, ठीक है। लेकिन ये सेरीन जो है ये 4 कोडॉन से बन रहा है, मतलब हर कोडॉन के लिए एक अलग टीआरएनए की ज़रूरत है। तो उन टीआरएनए को कहा जाता है आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। क्या कहा जाता है, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। कितने वर्ड्स मैंने बताए, एक वर्ड मैंने बताया कॉग्नेट टीआरएनए, एक क्या बताया, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। ये दोनों का मीनिंग क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। जैसे कि AUG, UCU, UCC, CCU, CCA, ये क्या है, मिथियोनिन। UCU क्या है, देखिए यहाँ पे सेरीन। फिर UCC क्या है, सेरीन। फिर CCU क्या है, प्रोलिन। फिर CCA क्या है, प्रोलिन, ठीक है। यहाँ पे मिथियोनिन के लिए और 2 सेरीन के लिए और 2 प्रोलिन के लिए सबसे पहले तो अलग अलग टीआरएनए आएंगे। तो जो टीआरएनए मिथियोनिन के लिए होगा उसे कहा जाएगा कॉग्नेट टीआरएनए फॉर मिथियोनिन। जो सेरीन के लिए होगा उसे कहा जाएगा कॉग्नेट टीआरएनए फॉर सेरीन। जो प्रोलिन के लिए होगा उसे कहा जाएगा कॉग्नेट टीआरएनए फॉर प्रोलिन। लेकिन यहाँ पे 2 सेरीन है, ये दोनों सेरीन के लिए 2 अलग टीआरएनए आएंगे, उन्हें कहा जाएगा आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। मतलब क्या है, हर के लिए अलग अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस होता है और आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए के लिए भी, मतलब उसके लिए भी अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस काम करता है। यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स इज अटैच्ड टू द एप्रोप्रिएट टीआरएनए बाय ए सिंगल डेडिकेटेड टीआरएनए सिंथेटेस। ये तो अभी मैंने समझाया कि 20 अमीनो एसिड्स, 20 कॉग्नेट टीआरएनए, 20 अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस, ठीक है। Because most amino acids are specified by more than one codon, it is not uncommon for one synthetase to recognize and charge more than one tRNA. मतलब ये तो हो गया। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1 अमीनो एसिड more than 1 codon, ठीक है, more than 1 tRNA called as
आइसो एक्सेप्टिंग tRNA same type of amino acyl tRNA synthetase। आई होप ये दोनों लाइन समझ में आ रही है। यहाँ पे ये जो मिथियोनिन के लिए अलग टीआरएनए, सेरिन के लिए अलग, प्रोलिन के लिए अलग, पहला तो ये स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि दो सेरिन के लिए भी अलग टीआरएनए, प्रोलिन के लिए भी अलग टीआरएनए। मिथियोनिन के लिए, सेरिन के लिए, प्रोलिन के लिए जो अलग अलग टीआरएनए है उन्हें कहा जाएगा कॉग्नेट टीआरएनए। जो दो सेरिन के लिए अलग टीआरएनए होगा उसे कहा जाएगा आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। दो प्रोलिन के लिए जो अलग होगा उसे भी कहा जाएगा आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। अब कॉग्नेट टीआरएनएस के लिए अलग अलग अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है। मतलब मिथियोनिन को जो टीआरएनए के साथ अटैच कराएगा उसके लिए अलग अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, सेरिन को जो टीआरएनए के साथ अटैच कराएगा उसके लिए अलग टीआरएनए सिंथेटेज, प्रोलिन को जो टीआरएनए के साथ अटैच कराएगा उसके लिए अलग अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। लेकिन दो सेरिन जो हैं अलग अलग कोडॉन की वजह से ये दोनों सेरिन को जो उनके टीआरएनए से अटैच कराएगा वो एक ही टाइप का टीआरएनए सिंथेटेज होगा। सो ये दोनों के लिए एक ही टाइप का अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, इन दोनों के लिए भी एक ही टाइप का अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए ये दोनों लाइन को, अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। आई होप क्लियर हो गया ये चीज़। चैट बॉक्स में आप लोगों का जो मैसेजेस है वो अपडेट नहीं हो रहा है। एक सेकेंड मैं चेक करूँ। यस अपडेट है। सो यहाँ तक सबको समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ गया है। मैं आगे बढ़ती हूँ या आप एक सेकेंड के लिए पॉज लेती हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हो गया सब कुछ क्लियर। ये दोनों स्टेटमेंट का, ये वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना आए, एंड इस वाले एग्जाम्पल का भी। ये एग्जाम्पल याद रहेगा तो सब समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल याद रखना है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि 20 टीआरएनए सिंथेटेज है, पक्की बात है। ऐसा है कि 20 होते हैं लेकिन कभी कभी कम भी होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ अमीनो एसिड के वो जो टीआरएनए से बाइंड कराएगा वो एंजाइम नहीं होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, सम बैक्टीरिया लैक अ सिंथेटेज फॉर चार्जिंग टीआरएनए फॉर ग्लूटामिन। अच्छा, उसके बाद में ये जो टीआरएनए होता है ना, जो कि अपने अमीनो एसिड के साथ अटैच होता है, उसको लिखने का एक तरीका है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको कैसे लिखते हैं, GLU टीआरएनए GLN, इस तरह का, या इस तरह का लिखा होता है GLU टीआरएनए GLU। मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे देखिए द प्रीफिक्स, ये देखिए प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द प्रीफिक्स आइडेंटिफाइज द अटैच्ड अमीनो एसिड। ये वाला अटैच्ड अमीनो एसिड के बारे में बात करता है। मतलब अगर ये टीआरएनए है, यहाँ पे GLU लिखा है, मतलब यहाँ पे ग्लूटामेट है एज एन अमीनो एसिड। ठीक है, उसके बाद में एंड द सुपरस्क्रिप्ट, ये जो सुपरस्क्रिप्ट है, सफिक्स नहीं सॉरी सुपरस्क्रिप्ट है, ये कोडॉन की बात करता है, किस कोडॉन से वो अटैच होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ लेट्स सपोज मिथियोनिन के लिए बात करते हैं। सबसे सिंपल याद रहता है, मिथियोनिन का कोडॉन क्या है, AUG। ठीक है, तो मिथियोनिन के लिए टीआरएनए भी है, तो मैं क्या ऐसे लिखूंगी, मिथियोनिन टीआरएनए मिथियोनिन। मतलब क्या है कि ये वाला जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड जो लाया है वो मिथियोनिन है, एंड वो जिस कोडॉन से अटैच हो रहा है वो है AUG। ठीक है, बाय चांस ये तो समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है इस पैराग्राफ में, आपको समझ में आएगा। पहली बात, ये बात तो समझ में आ गया। तो फिर आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे तो मिथियोनिन लाया है, तो ऑफकोर्स वो AUG, या यहाँ पे देख सकते हैं मिथियोनिन का और भी वैरायटी है, हाँ AUG ही होता है। अच्छा, और AUG जो इनिशिएटिंग होता है और इलोंगेटिंग होता है वो दोनों के लिए अलग टीआरएनए होता है। मतलब जो AUG स्टार्ट में होता है ना, उसके लिए अलग टीआरएनए होता है। जो AUG बीच में होता है, बीच में भी AUG रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, नो।
जो स्टार्ट कोडॉन होगा AUG वो हमेशा 5 प्राइम एंड के पास होगा। प्रोकैरियोट्स के केस में राइबोसोम बाइंडिंग साइट और यूकैरियोट के केस में कैपिंग के पास, जो कैप के पास होगा वही स्टार्ट कोडॉन कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में कभी AUG नहीं आएगा, बीच में भी AUG आता है, लेकिन उसके लिए अलग tRNA आएगा। ठीक है, सो मिथियोनिन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँगी tRNA तो मैं लिखूंगी MET tRNA MET। मतलब क्या है, ये tRNA मिथियोनिन लेके आएगा और वो बाइंड करेगा AUG से। इसका लिखने का मतलब ये है। तो आप सोचेंगे कि ये तो कॉमन, ये तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि वो मिथियोनिन लाएगा तो AUG से ही बाइंड करेगा, तो ऐसा लिखने की क्या मतलब है? ये लिखने का मतलब आपको इस पैराग्राफ में समझ में आएगा। पहले वो समझते हैं फिर इस पे आएंगे। तो कुछ बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि ग्लूटामिन के लिए tRNA नहीं होता है। ठीक है, ग्लूटामिन के लिए जो ग्लूटामिन अमीनो एसिड लेके आएगा ना वो tRNA नहीं होता है। मतलब 20 अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज भी नहीं होगा। सॉरी, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्लूटामिन के लिए अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज नहीं है। मतलब उस बैक्टीरिया में tRNA को ग्लूटामिन के साथ चार्ज करने के लिए एंजाइम नहीं है। मतलब उन बैक्टीरिया में tRNA ग्लूटामिन नहीं लाएगा, क्या ऐसा होगा? मतलब उनके केसेस में 20 अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज ना होके सिर्फ 19 है, तो फिर ये वाला अमीनो एसिड tRNA कैसे लाएगा या ये काम कैसे चलेगा, वो देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो कि हर सेल में 20 अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज होते हैं लगभग, लेकिन कुछ केसेस में कम भी होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया के केस में होता है, कुछ बैक्टीरिया के केस में ग्लूटामिन को tRNA से अटैच करने वाला अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, जो अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज tRNA को ग्लूटामेट से अटैच कर रहा था वही ग्लूटामिन से अटैच करेगा। मैंने क्या बोला? इस केस में जो tRNA को ग्लूटामेट से अटैच कर रहा था जो एंजाइम, वही सेम अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज ग्लूटामिन से भी अटैच करेगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि हर tRNA को जो अलग हर अमीनो एसिड के साथ जोड़ेगा, अलग अमीनो एसिड के साथ में अलग एंजाइम की ज़रूरत है, अलग एंजाइम होगा। हर tRNA को अलग अमीनो एसिड से जोड़ने के लिए अलग एंजाइम की ज़रूरत है। लेकिन आइसो एक्सेप्टिंग tRNA के लिए एक ही एंजाइम चाहिए, लेकिन यहाँ तो आइसो एक्सेप्टिंग tRNA नहीं है, यहाँ पे तो ग्लूटामेट है एंड ग्लूटामिन है। अगर यही सेरीन होता एंड सेरीन होता, लेकिन इन दोनों के लिए कोडॉन अलग होते हैं। यहाँ पे UUA है लेट्स सपोज और UUC है, कोडॉन अलग है लेकिन अमीनो एसिड एक ही है। इस केस में सेम एंजाइम यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे तो अमीनो एसिड अलग अलग हैं, एक है ग्लूटामेट एक है ग्लूटामिन, तो फिर एक एंजाइम कैसे ये काम करेगा वो देखने की बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, ग्लूटामिन एंड ग्लूटामेट। तो मैंने क्या बोला, ग्लूटामिन के लिए एंजाइम नहीं है, तो जो ग्लूटामेट ऐड करता है वही ग्लूटामिन को लेके आ जाता है, वही एंजाइम। कैसे? जो ग्लूटामेट होता है उसको ग्लूटामिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एमिनेशन। मतलब एमीन ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों में सारा स्ट्रक्चर सेम है, खाली यहाँ पे एक ही अमीनो ग्रुप है जो यहाँ नहीं है। देखिए आप, सो जो tRNA ग्लूटामेट से अटैच करता है, एक एंजाइम यूज होगा अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज। तो क्या होगा, इस tRNA के साथ में ग्लूटामेट लग जाएगा। अब यहाँ पे ये ग्लूटामेट ग्लूटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल, बस इतना ही, और काम बन जाएगा। ये ग्लूटामेट ग्लूटामिन में कैसे कन्वर्ट होगा, अमीनो ग्रुप ऐड करने की वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ एमिनेशन। आई होप आपको समझ में आया ये वाली बात। नहीं समझ में आने से डाउट पूछ लेना। ए सेकेंड एंजाइम देन कन्वर्ट्स बाय एमिनेशन द ग्लूटामेट मोइटी टू द चार्ज्ड tRNA GL मॉलिक्यूल टू ग्लूटामिन। अब यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है वो यूज होगा, ग्लूटामेट tRNA ग्लूटामेट, इसके लिए तो एंजाइम है, लेकिन ग्लूटामिन tRNA ग्लूटामिन इसके लिए एंजाइम नहीं है। इसका मतलब कौन सा अमीनो एसिड अटैच्ड है, इसका मतलब कौन सा कोडॉन रीड कर रहा है। ठीक है, इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। तो फिर क्या होगा, सेम एंजाइम यूज होगा। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो ग्लूटामेट को ऐड करेगा tRNA से,
कब? जब वो ग्लूटामिन का कोडॉन पढ़ेगा तब, ठीक है, और उसको फिर ग्लूटामेट को वो ग्लूटामिन में कन्वर्ट कर देगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? आई थिंक ये समझ में आ गया। आई होप समझ में आ रहा है। नहीं आने से मुझे पूछो प्लीज। देखो यहाँ पे GLU tRNA GLU मतलब tRNA ग्लूटामेट अमीनो एसिड लेके आया, किस कोडॉन की वजह से? ग्लूटामेट के कोडॉन की वजह से, ठीक है। इसका लिखने का मतलब यही है, tRNA के आगे जो वर्ड लिखा है मतलब वो अमीनो एसिड कौन सा लाएगा, tRNA के ऊपर जो लिखा है मतलब वो कौन से कोडॉन से बाइंड करेगा। सो कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्लूटामिन के लिए अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज नहीं होता है, मतलब वो एंजाइम नहीं होगा तो ये स्पीशीज नहीं होगा, ये चीज़ नहीं बन पाएगी, मतलब tRNA को ग्लूटामिन से अटैच नहीं करा पाएगा। भले ही वो ग्लूटामिन के कोडॉन को रीड करे, लेकिन रीड करने की वजह से अटैचमेंट तो नहीं हो पाएगी, मतलब ग्लूटामिन कोडॉन के लिए ग्लूटामिन अमीनो एसिड लाने वाला tRNA नहीं होगा, है ना। उस केस में क्या होगा, tRNA को जब tRNA ग्लूटामिन को रीड करेगा तब tRNA लेके आ जाएगा ग्लूटामेट। तो देखिए मैं लिखूंगी ग्लूटामेट GLU tRNA GLN, मतलब ग्लूटामिन का कोडॉन है लेकिन वो लाया है ग्लूटामेट, एंड ग्लूटामेट ग्लूटामिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सिंपल, आई होप समझ में आ गया। दैट इज GLU tRNA GLN जो मैंने यहाँ लिखा है इज एमिनेटेड टू GLN tRNA GLN। हो गया। द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंड एंजाइम रिमूव्स द नीड फॉर ए ग्लूटामिन tRNA सिंथेटेस, मतलब समझ में आ गया। तो ये जो सेकेंड एंजाइम है जिसकी वजह से ये हो रहा है, उस एंजाइम होने की वजह से ग्लूटामिन tRNA सिंथेटेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये प्रूव हो गया कि एक एंजाइम एक ही अमीनो एसिड लगाएगा। यहाँ पे भी सेम एंजाइम नहीं लगा रहा है, बस वो लगा रहा है लेकिन वो तुरंत ही मॉडिफाई हो जा रहा है। सो ये वाला क्वेश्चन पॉइंट जो है ये आपको मल्टीपल चॉइस में स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ इनकरेक्ट विच इज़ करेक्ट, उसमें पूछा जा सकता है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं समझ में आने से मुझे पूछना, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे ग्लूटामिन एंड ग्लूटामेट के कोडॉन्स भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। सो जब भी वो इन दोनों में से कोई भी कोडॉन पढ़ेगा वो लाएगा ग्लूटामेट, लेकिन वो एमिनेशन से ग्लूटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो tRNA सिंथेटेस मतलब अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस जो है वो कॉग्नेट tRNA मतलब मिथ्योनिन का जब कोडॉन पढ़ा जो AUG होगा उसके लिए tRNA लाएगा मिथ्योनिन। तो tRNA को मिथ्योनिन से अटैच करने के लिए जो अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस यूज होगा वो कैसे पहचानेगा कि वो करेक्ट tRNA है, क्योंकि हर tRNA हर अमीनो एसिड के लिए अलग है। अगर गलत tRNA आ जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो tRNA सिंथेटेस को बहुत ज़्यादा शार्प होना पड़ेगा, tRNA सिंथेटेस को करेक्ट tRNA को करेक्ट अमीनो एसिड से चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मिथ्योनिन का ग्लूटामिन के साथ में मिथ्योनिन अमीनो एसिड tRNA के साथ जो अटैच हो रहा है वो tRNA ग्लूटामिन का हो। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम डेवलप कर जाएगी। इसीलिए tRNA सिंथेटेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा शार्प होने की ज़रूरत है। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं वो ये फ़र्क नहीं पहचान पाते हैं। राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ एक साइट की तरह काम करते हैं, वहाँ पे tRNA अपना अमीनो एसिड को लेके आता है, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। राइबोसोम कुछ और नहीं कर पाते हैं। इसके लिए tRNA सिंथेटेस का शार्प होना, उसका अच्छे से काम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो tRNA सिंथेटेस मस्ट रिकॉग्नाइज exact correct tRNA and correct amino acid and then it can combine them। ये होता कैसे? ये होता है tRNA के दो इंपॉर्टेंट रीजन्स की वजह से। वैसे तो tRNA का अगर देखा जाए तो ट्रांसलेशन के रिलेटेड कौन से रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है? ये देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अलग अलग रीजन्स के बीच में भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, रुकिए मैं बताती हूँ क्यों टर्शियरी और क्यों क्वाटर्नरी। सो दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड इसमें CCA नाम का 3 स्पेशल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। दिस इज अवर एक्सेप्टर एंड या एक्सेप्टर स्टेम। दिस इज अवर एंटीकोडॉन लूप।
सो ट्रांसलेशन से रिलेटेड ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। सो टीआरएनए सिंथेटेज जो है ना, वो इन दोनों का यूज़ करता है पहचानने के लिए कि जो अमीनो एसिड मैं अटैच कर रहा हूँ वो करेक्ट जगह पे जा रहा है या नहीं। इन दोनों में से भी जो वो एक्चुअली में यूज़ करता है दैट इज दिस वन। इट टोटली रिकॉग्नाइजेस या इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेप्टर स्टेम, एंड एक्सेप्टर स्टेम की वजह से ही शिट पूरा रब हो गया, एक सेकेंड। सो आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। सो दिस इज एक्सेप्टर स्टेम, दिस इज एंटीकोडन लूप। सो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो एक्चुअली में इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर इसे वो सही से पहचान पाया तो सही अमीनो एसिड लगेगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी तो गलत अमीनो एसिड लग जाएगा। सो लेट्स सी दिस। द एक्सेप्टर स्टेम इज एन स्पेशली इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, और इसकी वजह से एक्सेप्टर स्टेम को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। वैसे तो दो डिटर्मिनेंट है, देखिए यहाँ पे, वैसे तो दो डिटर्मिनेंट है, एक्सेप्टर स्टेम भी और एंटीकोडन लूप भी, लेकिन ये एक्सेप्टर स्टेम को ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं। सो द एक्सेप्टर स्टेम इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द टीआरएनए सिंथेटेज रिकॉग्निशन। मतलब टीआरएनए सिंथेटेज जो रिकॉग्नाइज करेगा एग्जैक्ट टीआरएनए एग्जैक्ट अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन को, उसके लिए अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर इसमें यहाँ पे जो बेसिस हैं उनमें से अगर कोई एक भी चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं, इन सम केसेस चेंजिंग ए सिंगल बेस इन द एक्सेप्टर स्टेम, उसको कहा जाता है, एक्सेप्टर स्टेम को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटर। अच्छा, सबसे पहली बात तो डिटर्मिनेंट कहा जाता है इन दोनों को, ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, लेकिन ये हमारा टीआरएनए सिंथेटेज ज़्यादा यूज़ करता है। क्यों, कैसे पता चला? इसके लिए क्या किया गया, ये एक्सेप्टर स्टेम में कोई एक भी बेस को अगर चेंज कर दिया जाए तो चेंज करने की वजह से कुछ रिजल्ट्स आते हैं, और ये जो बेस चेंज कर दिया गया इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटर बेस। तो यहाँ देख सकते हैं ये बेस जो है, ये जो चेंज हो गया इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटर बेस। So discriminate in some cases changing a single base in the acceptor stem known as the discriminator base is sufficient to convert the recognition specificity of a tRNA from one synthetase to another। मतलब ऐसा देखा गया है अगर अमीनो एसिड एक्सेप्टर स्टेम में कोई एक भी बेस को चेंज कर दिया जाए तो tRNA जिस अमीनो एसिड से बाइंड करता था, जिस एंजाइम की वजह से, वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। वो tRNA अब किसी और एंजाइम की वजह से रिकग्नाइज किया जाएगा। मतलब एंटीकोडन लूप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली कंट्रीब्यूट्स टू डिस्क्रिमिनेशन, बट ये सिंथेटेज जो है वो एक्सेप्टर स्टेम को यूज़ करता है। और एक्सेप्टर स्टेम को यूज़ करता है, ये कैसे पता चला? क्योंकि एक्सेप्टर स्टेम में अगर एक भी बेस चेंज कर देते हैं तो वही सेम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो उसको आइडेंटिफाई करता था, अब वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। मतलब वो पूरा स्टेम को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा, अगर उसको सारे फीचर्स दिखेंगे तो ही वो उसे सिलेक्ट करेगा अमीनो एसिड से बाइंड करने के लिए। ठीक है। The acceptor stem is an especially important determinant for the specificity of tRNA synthetase recognition। और ये सिंगल बेस चेंज होने की वजह से सब चेंज हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, ये भी सोचा जा सकता है कि ये तो अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता चल गया। अब इसके बाद में हम ये भी सोच सकते हैं कि एंटीकोडन लूप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एंटीकोडन लूप जो है वो एग्जैक्टली कोडॉन से बाइंड कर रहा है। सो एंटीकोडन लूप ही मैसेज भेज रहा है कि हाँ यहाँ पे कोडॉन है AUG, यहाँ पे एंटीकोडन है UAC, tRNA ये एंटीकोडन लेके आएगा। जैसे ये एंटीकोडन आएगा इस कोडॉन से बाइंड करेगा, तभी ना tRNA वो वाला अमीनो एसिड मिथियोनिन लेके आ पाएगा। सो कुछ हम ये भी सोच सकते हैं कि एंटीकोडन लूप भी तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटीकोडॉन्स जो हैं आपको पता है हर अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन है। सो हम इस एक अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंटीकोडॉन स्टेम को कैसे यूज़ कर सकता है, एंटीकोडॉन लूप को कैसे यूज़ कर सकता है एज अ डिस्क्रिमिनेटर, क्योंकि एक से ज़्यादा कोडॉन है सेरिन के लिए। लेट सपोज यहाँ पे देखिए द अमीनो एसिड सेरिन इज स्पेसिफाइड बाय 6 कोडॉन्स, तो इस वजह से इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो वो किसको यूज़ करेगा? सिर्फ और सिर्फ
किसको? अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड की वजह से अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज करेक्ट टीआरएनए है या नहीं ये आइडेंटिफाई करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड टीआरएनए फॉर्मेशन इज वेरी एक्यूरेट, मतलब अमीनो एसिड टीआरएनए फॉर्मेशन जो होता है, मतलब अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो टीआरएनए को अमीनो एसिड के साथ में अटैच कराता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। क्योंकि अगर ये परफेक्ट नहीं होगा तो गलत अमीनो एसिड टीआरएनए लेके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है टायरोसिन और फिनाइलएलेनाइन का। देखिए इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज गलती कर दे यहाँ पे। ये क्या करेगा? ये अमीनो एसिड को टीआरएनए से अटैच करेगा। अब ये टीआरएनए को तो सही से आइडेंटिफाई कर लिया बिकॉज ऑफ इट्स अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, लेकिन हो सकता है कि ये गलत अमीनो एसिड आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, वो सही अमीनो एसिड ही आइडेंटिफाई करता है। सो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज करेक्ट टीआरएनए को आइडेंटिफाई करेगा बिकॉज ऑफ अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। हो सकता है वो गलत अमीनो एसिड को ले आए, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड की वजह से करेक्ट टीआरएनए आ गया, क्या पता गलत अमीनो एसिड ले आए। बहुत चांसेस है गलती होने के, क्योंकि देखिए यहाँ पे टीआरएन टायरोसिन फिनाइलएलेनाइन एक एग्जांपल है, ये दोनों का स्ट्रक्चर पूरा सेम है, सिर्फ इस OH की वजह से डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में वो छोटे छोटे हिंट्स को यूज़ करता है। जैसे इस केस में ये OH की वजह से अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो ये एंजाइम इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। मतलब ये जो एंजाइम है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल द अमीनो एसिड सिस्टीन एंड ट्रिप्टोफैन। अच्छा, जिन अमीनो, रुकिए वो उस चीज़ को फिर से समझाती हूँ, एक सेकेंड, पहले इसको रीड कर लेते हैं। जो अमीनो एसिड्स देखने में अलग हैं, साइज़ में बहुत डिफरेंस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है फिर वहाँ पे जाएंगे। जिन अमीनो एसिड्स के साइज़ में बहुत डिफरेंस है, कोई बहुत बड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सिस्टीन और ट्रिप्टोफैन, बहुत डिफरेंस है दोनों में, दोनों का केमिकल नेचर में बहुत डिफरेंस है, साइज शेप में बहुत डिफरेंस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसानी से पहचान जाएगा। लेकिन अगर जो अमीनो एसिड्स एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनाइन, जो एक जैसे दिखते हैं उनमें कैसे डिफरेंस किया जाएगा। सो द अपॉर्चुनिटी फॉर फॉर्मिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिकली फेवरेबल हाइड्रोजन बॉन्ड with the hydroxyl moiety of the former but not the latter allows the synthetase for tyrosine to discriminate effectively against phenylalanine, जो कि मैंने अभी बताया। ये जो OH है इसकी वजह से ये एंजाइम इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, जो कि यहाँ नहीं बन पाता है। सो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा वो पहचान जाएगा कि वो टायरोसिन है, जहाँ नहीं बना पाएगा वो उसको पहचानेगा फिनाइलएलानाइन। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इसके लिए ये यूज़ कर रहा है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है, कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से वो समझ जाएगा। एक और एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन, ये दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, खाली आइसोल्यूसिन में एक मिथाइल ग्रुप है। सो टीआरएनए करेक्ट पहचान लिया, लेकिन जब करेक्ट अमीनो एसिड पहचानने की बात आएगी तो जो टीआरएनए इसके साथ बाइंड करेगा वैलिन के साथ, वो इसके साथ नहीं बाइंड कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है जो यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ सकता है। ठीक है, सो टीआरएनए के साथ में जब वैलिन बाइंड करेगा वहाँ पे ये कभी बाइंड ही नहीं कर पाएगा इस मिथाइल ग्रुप की वजह से। सो इन हिंट्स को यूज़ करके अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज करेक्ट अमीनो एसिड को चूज़ करते हैं। करेक्ट टीआरएनए को चूज़ करने के लिए क्या यूज़ करना है? अमीनो एसिड एक्सेप्टर है। सो इसकी थ्योरी को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आइसोल्यूसिन और वैलिन के केस में जैसा हमने देखा अभी कि वैलिन जो है और आइसोल्यूसिन पूरा सेम है, खाली वैलिन आइसोल्यूसिन में एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है। सो लेट्स रीड दिस। सो वेलाइल टीआरएनए सिंथेटेज कैन स्टेरिकली एक्सक्लूड आइसोल्यूसिन, जो मैंने अभी आपको बताया। जो वैलिन के साथ बाइंड करेगा वो आइसोल्यूसिन के साथ कभी बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि जो वैलिन के साथ बाइंड करेगा वो बाइंडिंग पॉकेट छोटा होगा, वहाँ पे आइसोल्यूसिन कभी घुस ही नहीं सकता। लेकिन अगर आइसोल्यूसिन का जगह है, देखिए अगर वैलिन और आइसोल्यूसिन में कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो जो टीआरएनए वैलिन के साथ बाइंड करेगा उसके पास में क्या होगा? टीआरएनए प्लस वैलिन, जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा वो एंजाइम वैलिन के साथ जब इसको बाइंड कराएगा तो उसे पता होगा कि ये छोटा मॉलिक्यूल है। अब ये एंजाइम कभी भी इस बड़े मॉलिक्यूल के साथ
बाइंड करके उसे टीआरएनए के पास नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, है ना, क्योंकि वैलिन की जगह में आइसोल्यूसिन कभी घुस ही नहीं सकता। अब अपोजिट कर देते हैं, जो टीआरएनए आइसोल्यूसिन के साथ बाइंड हो रहा है एंजाइम की वजह से, वहाँ पे तो ये एंजाइम बड़े मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उसे टीआरएनए के साथ बाइंड करा रहा है। अगर छोटा मॉलिक्यूल घुसने की कोशिश किया तो, वैलिन के साथ कन्फ्यूजन हो गई तो, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बाइंडिंग पॉकेट तो बड़ा है, बाइंडिंग पॉकेट में छोटी चीज़ तो घुस सकती है। वैलिन के केस में बाइंडिंग पॉकेट छोटा था, वहाँ पे आइसोल्यूसिन नहीं घुस सकता था, लेकिन आइसोल्यूसिन के केस में बाइंडिंग पॉकेट बड़ा है, क्योंकि उसे आदत है आइसोल्यूसिन के साथ इंटरैक्ट करने की, तो वो गलती से वैलिन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्योंकि वैलिन तो छोटा मॉलिक्यूल है। उस केस में क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। इस केस में बोथ द अमीनो एसिड्स विल फिट इनटू द आइसोल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज अमीनो एसिड बाइंडिंग पॉकेट। इस केस में जो एंजाइम जब जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज टीआरएनए प्लस आइसोल्यूसिन का सेटिंग करा रहा था, वो गलती से वैलिन के साथ भी करा सकता है, लेकिन इस केस में कन्फ्यूजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है, देखिए यहाँ पे, द एक्स्ट्रा मेथिलीन ग्रुप ऑन आइसोल्यूसिन विल प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा -2 to -3 किलो कैलोरी मोल ऑफ फ्री एनर्जी। मतलब जो आइसोल्यूसिन के साथ बाइंड करवा रहा है जो एंजाइम, उसे एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी मिलेगी। जो वैलिन के साथ अगर कंफ्यूज होकर उसने वैलिन को टीआरएनए के साथ में अटैच कर दिया, उसे नहीं मिलेगा। उस केस में एंजाइम यहाँ पे आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। सो जो एंजाइम वैलिन को टीआरएनए से मिला रहा था, कॉम्प्लेक्स करा रहा था, वो एंजाइम आइसोल्यूसिन के साथ कंफ्यूजन नहीं करेगा, क्योंकि वैलिन छोटा मॉलिक्यूल है और वो छोटे मॉलिक्यूल की जगह में आइसोल्यूसिन को नहीं घुसा सकता मिथाइल ग्रुप की वजह से। लेकिन जो एंजाइम आइसोल्यूसिन को अटैच करा रहा था, उसका बाइंडिंग पॉकेट तो बड़ा है, उसमें वैलिन घुस सकता था, नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि जब वो आइसोल्यूसिन को टीआरएनए से अटैच कराएगा, तब उसे एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी मिलेगा, जो कि वैलिन की वजह से उसे नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। इस केस में अमीनो एसिड्स के साथ में टीआरएनए का जो कॉम्बिनेशन होता है, करेक्ट अमीनो एसिड करेक्ट टीआरएनए के साथ बाइंड करे, वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। सबसे पहले, अगर शेप, साइज एंड केमिकल ग्रुप बहुत अलग है 2 अमीनो एसिड का, नो कन्फ्यूजन, आसानी से काम हो। अगर सेम है तो वो वहाँ पे ये एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं, कुछ यूज़ करेगा, कोई हिंट यूज़ करेगा, यहाँ पे कोई और हिंट यूज़ करेगा। जहाँ पे अमीनो एसिड सिमिलर हो जाते हैं, हिंट्स यूज़ होगा। जहाँ पे बहुत डिफरेंट है, वहाँ तो बहुत आसानी से काम हो ही जाएगा। अब इतना सारा काम एंजाइम को क्यों करना चाहिए? क्योंकि राइबोसोम इज अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट। राइबोसोम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो टीआरएनए आया है वो करेक्ट अमीनो एसिड को लेके आया है या नहीं, वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेता है। इसके लिए वो एंजाइम को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि करेक्ट टीआरएनए करेक्ट अमीनो एसिड के साथ में बाइंड कर सके। सो इतना समझ में आ गया आप लोग को? इसके लिए इस पॉइंट से हम कल कंटिन्यू करेंगे, इस पॉइंट से कल कंटिन्यू करेंगे। बस मैं कल आपको समझाऊंगी कि क्यों राइबोसोम इतना मतलब ये कैसे पता चला कि राइबोसोम काम नहीं करता। 2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप की वजह से पता चला, एंड ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि राइबोसोम क्यों अच्छे से काम मतलब क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, और क्यों एंजाइम के ऊपर इतना फोर्स आ गया है, क्यों एंजाइम को इतना स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा। इस तरह से हम राइबोसोम में एंटर करेंगे, फिर इनिशिएशन में एंटर करेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल बटन को हिट कीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपको सारे चैप्टर्स डिटेल में मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे 7 PM पे डेली। एंड एट द एंड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी। एंड अगर आपने मेरी क्लासेस सुन ली, सो मैं गारंटी देती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं वॉटसन या लेनिन या जिसको भी फॉलो कर रही हूँ, ये कभी कभी मिक्स करके फॉलो करती हूँ, वर्ड टू वर्ड यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, गुड नाइट।